नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के प्राइवेट अस्पतालों में कम हो गया है कोरोना वैक्सीन का स्टॉक, लोगों को दिखाया जा रहा वापस जाने का रास्ता। बेहद डराने वाले हैं गाजियाबाद के कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 108 नए मामले सामने आए, एक की मौत। 17 अप्रैल के बाद स्कूल बंद किए तो स्कूल प्रबंधक बैठेंगे भूख हड़ताल पर, डीएम से मिलकर स्कूल प्रबंधकों ने दी चेतावनी। कविनगर पुलिस ने ठग गिरोह के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार, फर्जी तरीके से खाता खुलवाकर पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर लोगों को ठगते थे। पंचायत चुनाव में दिखने लगा नया रंग, स्कूल के बेसमेंट में चल रहा था अवैध शराब वितरण का कारोबार, स्कूल संचालक समेत 3 लोग गिरफ्तार। जिले में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक कम होने लगा है। जिले के कई प्राइवेट अस्पतालों में पिछले 2 दिन से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जिन अस्पतालों में उपलब्ध है तो वहां भी 1 दिन का ही स्टॉक बचा है। वैक्सीन की कमी के कारण सरकारी केंद्रों में टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जिले में वैक्सीन का बेहद कम स्टॉक ही बाकी रह गया है। एक और जहां कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते लोगों में हड़कंप मच गया है। सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन की उपलब्धता की जांच की तो खुलासा हुआ कि कई सेंटर्स पर वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है, तो किसी अस्पताल में सिर्फ 1 दिन की उपलब्धता ही वैक्सीन की बची है। लोहिया नगर, कविनगर, राजनगर, नेहरू नगर सहित जिले के अधिकतर प्राइवेट अस्पतालों में पिछले 2 दिन से कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि इन केंद्रों के संचालक सीधे तौर पर वैक्सीन उपलब्ध न होने की बात कह रहे हैं। हालांकि जिले के कुछ सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन वह भी सीमित मात्रा में है। ऐसे में डोज के मुताबिक ही यहाँ लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए बुलाया जा रहा है। किया था तो हमें 210 डोजेज मिली जी, और उतनी ही आज हमारे पास है, वो हम सब लगा रहे हैं। तो आपके यहाँ पेशेंट्स का एवरेज क्या है जो पर डे वैक्सीनेशन के लिए? हम लोगों ने मैक्सिमम जो लगाई है आई थिंक 390 पर डे तक लगाई है जी। एवरेजली 250-200 के आसपास तक। अच्छा, कुछ अब ऐसा भी जैसे स्टॉक अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कुछ क्या वेटिंग में भी आप लोग पेशेंट्स को कर रहे हैं? वेटिंग के लिए हम लोग सिर्फ नाम और नंबर ले रहे हैं, अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे हैं। जैसे ही हमारे पास, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स दें और पेशेंट नाराज़ हों, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास हमें पता चल जाता है कि डोज आने वाली है तो हम कॉल कर रहे हैं। पर कोई नंबर नहीं है, जो लोग अपना अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उस हिसाब से हम लोग उनको लगा। ज़्यादा वेटिंग नहीं है वैसे हमारे यहाँ, हमारा प्रोसेस थोड़ा अच्छा स्मूथ है, इस वजह से ना वो जल्दी हो भी जाता है। अच्छा, विदिन 1 वीक में सप्लाई में क्या स्थिति है? कुछ कम हो रही है या नॉर्मल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बीच में 2 दिन नहीं थी, हम लोगों ने 2 दिन वैक्सीनेट नहीं किया था क्योंकि वहाँ से से आई नहीं थी। कल हमें मिली है तो आज हम लगा रहे हैं, आगे का पता नहीं। जिन अस्पतालों में भी वैक्सीन उपलब्ध है वहां भी बहुत कम संख्या है। वैक्सीन की कमी का असर प्राइवेट अस्पतालों के अलावा सरकारी केंद्रों पर भी देखने को मिल रहा है। पहले सरकारी केंद्रों पर ऑन द स्पॉट वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब टोकन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसमें पहले 1 घंटे टोकन के बाद ही मरीजों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन की कमी का असर यह भी देखने को मिल रहा है कि दूसरे क्षेत्र से आने वाले निवासियों को भगाया जा रहा है। इंदिरापुरम निवासी एक पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत जिले के अधिकारियों से की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी उन्हें सरकारी केंद्रों से भगा दिया गया। निकाल दिया, आप इंदिरापुरम निवासी को इंदिरापुरम ही इंजेक्शन लगेगा, विजयनगर इंजेक्शन नहीं लगेगा। नहीं, तो आपने तो ऑनलाइन जब कराया तो आपको जहाँ का स्लॉट मिलेगा वहीं जाइए। वही तो परेशानी है, वही तो परेशानी है। आके वहीं जाओ, जब हमें कुछ प्रूफ होगा वहीं तो कर सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, जब आपने ऑनलाइन कराया तो आपको विजयनगर का ही मिला? हाँ जी। लेकिन अब आप ये मना कर रहे हैं क्योंकि इंदिरापुरम रह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, हाँ तो मना। मैडम इंदिरापुरम और वहाँ कितना दूरी है? सही बात है भाई, 5 किलोमीटर का हेरफेर है। हमें जहाँ स्लॉट मिल रहा है तो उसमें लेंगे ना, धक्के मार डाल दिया। क्या खाली यहाँ पर विजयनगर वाले ही इंजेक्शन लगवाएंगे? बाहर का कोई भी आदमी इंजेक्शन लगवाने नहीं आएगा। दिल्ली से आगे तो खास कितने लाएंगे इंजेक्शन? नहीं, प्राइवेट था या वो गवर्नमेंट था, ये पता चला कुछ? डिस्पेंसरी थी। डिस्पेंसरी थी। अच्छा, डिस्पेंसरी वो तो नहीं, टंकी के आसपास? वही हो सकता है, E63 नंबर है, घर में बैठे हुए हैं भाई। जब 9 से 11 का अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर 8:30 या 9:15 तक आ जाना चाहिए था। 11 बजे तक डॉक्टर आने का मतलब क्या है?
प्राइवेट बाहर से निकाल रहे हैं, बाहर जाओ, हम आपको इंजेक्शन नहीं लगाने देंगे बिल्कुल, नहीं, कहीं जाओ 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 जहाँ जाओ। डीएम को कंप्लेंट करने कर दो, सीएम को करनी कर दो। आप किसी को भी कंप्लेन कर लो, हम लगाएंगे। अभी पुलिस वालों को बुला लिया, पुलिस वालों को बुला लिया। नहीं तो इसमें आपका थोड़ी ना फॉल्ट है, जब आपको ऑनलाइन जो स्लॉट दिया गया तो उसी पे जाएंगे। हम कहीं जाएं तो हमारे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए। भाई पास में जाएंगे, मैसेज तो आपके पास यही कहा होगा, मैसेज भी। पीड़ितों ने कहा है कि केंद्र के स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध न होने पर अब बड़ी संख्या में लोग सरकारी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। जिन बड़े अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध है वहां भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन बंद कर ऑनलाइन शुरू कर दिए गए हैं, ताकि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर लोगों को बुलाया जा सके। लेकिन अधिकतर प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का स्टॉक मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग इन सेंटर्स से वापस लौट रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि जिले के आला अधिकारी वैक्सीन की कमी से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़। गाजियाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 108 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं एक मौत भी संक्रमण के चलते हुई है। जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 526 तक पहुंच गया है। 90 दिन में जहां संक्रमण के 1170 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं अप्रैल के महज 8 दिन में ही संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 526 तक पहुंच गया है। जिले में अब तक 28,334 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। देश भर में जहां कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं जिला गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं है। गाजियाबाद के कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 3 महीने के मुकाबले अप्रैल के महज 8 दिन में सबसे अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3.5 महीने बाद कोरोना संक्रमण से जिले में एक मौत भी हुई है, जिसकी पुष्टि शासन से जारी रिपोर्ट में की गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या का आंकड़ा 526 तक पहुंच गया है। जिले में अब कोरोना संक्रमण के 28,334 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी में कोरोना संक्रमण के 469 मामले, फरवरी में 180 मामले और मार्च में 516 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन अप्रैल माह के महज 8 दिन में ही संक्रमण के 522 मामले सामने आ चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिले में किस रफ्तार से संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। इतना ही नहीं, सक्रिय मरीजों की संख्या जब फरवरी में 50 के नीचे पहुंच गई थी, वहीं अब वर्तमान में 522 एक्टिव मरीज भी हैं। कोरोना संक्रमण से जिले में 29 दिसंबर को आखिरी मौत हुई थी, लेकिन संक्रमण बढ़ने के साथ साथ अब फिर से जिले में संक्रमण से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले में बढ़ते संक्रमण के चलते नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, तो इसके अलावा 13 क्षेत्रों को रेड जोन घोषित कर वहां सर्विलांस टीमों को भी एक्टिव कर दिया गया है। जिले में हर दिन संक्रमण के मरीजों की औसतन संख्या अब 100 तक पहुंचना शुरू हो गई है। जिले में अब तक संक्रमण के 28,334 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 27,709 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बढ़ते संक्रमण के कारण जिले में नो क्वारंटाइन सेंटर सक्रिय किए गए हैं, जहां पर 958 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, जहां संदिग्ध मरीजों को रखा जाएगा। इसके अलावा जिले के 17 अस्पतालों को फिर से कोविड मरीजों के उपचार के लिए सक्रिय किया गया है। इन 17 अस्पतालों में 2000 बेड हैं, जहां 200 आईसीयू भी हैं। जिला संयुक्त अस्पताल में 118 बेड और संतोष अस्पताल में भी 800 बेड की व्यवस्था कोविड मरीजों के लिए की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़। कोरोना संक्रमण के कारण 17 अप्रैल तक बंद की गई शिक्षण संस्थाओं के विरोध में स्कूल प्रबंधकों ने शुक्रवार को गाजियाबाद डीएम से मुलाकात की। स्कूल प्रबंधकों ने कहा कि अगर 17 अप्रैल के बाद भी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया तो वे भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। प्रबंधकों ने कहा है कि स्कूल पिछले 1 साल से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में फिर से स्कूल बंद करने पर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 17 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने के निर्देश का अब निजी स्कूल संचालकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। स्कूल संचालकों ने कहा है कि सिर्फ परीक्षा के लिए स्कूल खोले जाने का निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर स्कूलों में परीक्षाएं पूर्व में ही समाप्त हो चुकी हैं। संचालकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल खुलने पर ही क्या संक्रमण फैलेगा। शासन व प्रशासन के द्वारा जो कंटिन्यूस ऑर्डर आ रहे हैं बार बार किस्तों में कि स्कूल बंद करें, स्कूल बंद करें, उन सब बातों से परेशान होके हम डीएम साहब के पास आए हैं और उन्हें ज्ञापन दिया है कि ये 17 तारीख के बाद पुनः इस तरह का ऑर्डर ना आए और स्कूल प्रॉपर वे में खोले जाएं।
मैम परीक्षा तो मार्च में ही हो चुकी है, अप्रैल में कोई परीक्षा नहीं चल रही है। और जहाँ तक सवाल है कि संक्रमण तो मुझे बताएं, क्या बच्चों के स्कूल में ज़्यादा सुरक्षित हैं सड़क पर? बच्चे तो अपने घर पर ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं। वो इस लेवल पे नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो SOP का पालन कर पाते हो। स्कूल तो पूरे SOP का पालन करते हुए चलने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने पिछले टाइम भी किया है। स्कूल प्रबंधकों ने कहा है कि नया सत्र लागू हो रहा है, ऐसे में दोबारा से स्कूल बंद होने से प्रबंधक आर्थिक संकट में आ जाएंगे, जबकि स्कूल प्रशासन द्वारा जारी SOP का पालन करने के लिए तैयार है। अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। निम्न वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं। बार बार स्कूल बंद करने का आदेश आ रहा है। स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बहुत सारे टीचर्स बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे PNs, ड्राइवर्स, आया, मेड सब लोग बहुत बेरोजगार हो चुके हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए अब सरकार को स्कूल खोलने का आदेश देना ही चाहिए। इस विषय में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमने यहाँ पे DM साहब को ज्ञापन दिया है कि इसके 17 तारीख के बाद जो है स्कूल खोलने की परमिशन दी जाए, उसके बाद स्कूल बंद ना किए जाए, नहीं तो स्कूल एसोसिएशन और बहुत सारे स्कूल या तो आत्महत्या करने की कगार पर है या फिर हम लोग सब अब आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर 17 अप्रैल के बाद भी स्कूल बंद रखे गए तो वे भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। साथ ही आर्थिक तंगी से कई स्कूल प्रबंधक आत्महत्या तक कर सकते हैं। स्कूल प्रबंधकों ने इस संबंध में गाजियाबाद DM अजय शंकर पांडे से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कविनगर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से बैंकों में खाता खुलवाकर पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठग लेते थे। गिरफ्तार सदस्य कौशाम्बी में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से संपर्क साधते थे। गैंग में 2 महिलाएं भी पकड़ी गईं। कविनगर थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से एक ऐसे गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी ID पर सिम खरीदने के बाद बैंकों में खाता खुलवाकर पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। SP सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि फर्जी ID पर बैंक में खाता खुलवाकर पॉलिसी धारकों से पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए। देखिए, जनपद गाजियाबाद में ऑपरेशन 420 के अंतर्गत जब हम साइबर क्राइम में आगे तफ्तीश कर रहे थे तो हमको RDC के पास 2 संदिग्ध लोग मिले। इनकी निशानदेही पे जब हमने कौशाम्बी में इनको हम लोगों ने रेड डाली तो इनके एक कॉल सेंटर चला रहे थे जिसमें ये लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर या उनको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देने के नाम पे ये लोग ठगी करते थे। इनमें से जो कॉल सेंटर पर व्यक्ति अक्षय मिला है, इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ जिसमें कि जो भी पॉलिसी धारक थे उनकी डिटेल्स मिली हैं और ये उन पॉलिसी धारक को फ़ोन करके उनसे ठगी करा करते थे। साथ ही साथ इसमें से जो प्रदीप और सुमित हमको मिले हैं, ये पहले से हैदराबाद में 80 लाख के फ्रॉड में जेल जा चुके हैं 2017 में। इनका बेसिक जो अकाउंट्स खुलवाने का जो मॉडस ऑपरेंडाई रहता है कि ये किसी एक पर्सन को या दूसरे 2 पर्सन को आउटसोर्स कर देते हैं, उनको ठेका दे देते हैं कि वो अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा। इस वाले मामले में जीतू सानी नाम के एक वांछित हैं जो इनको अकाउंट प्रोवाइड कराया करते थे। गिरफ्तार सदस्यों के पास से 11 मोबाइल, 1 चेक, लैपटॉप, 6 ATM कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये लोग कौशाम्बी क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को फर्जी तरीके से पॉलिसी मैच्योरिटी की जानकारी देते थे, फिर उन्हें बैंक में खाता खुलवाते थे। गैंग में 2 महिलाएं भी शामिल है। लगभग 2015 से ये कृत कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा लोगों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला करा है और जितने बैंक अकाउंटों के बारे में हमको पता लगा था हमने उसको फ्रीज करवा दिया है। बाकी डिटेल्स विवेचना के दौरान। सर, इन्हें कहाँ से आइडिया मिला कि इस तरीके का काम करना चाहिए? इस तरह के कॉल सेंटर्स ये पहले से ही 2015 से काम कर रहे हैं और इस तरह का साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और इन लोग का सबका मॉडस ऑपरेंडी कॉमन ही रहता है कि अकाउंट धारक जो होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अकाउंट में किसी गलत काम से पैसा आ रहा है। सर, इसमें 2 लड़कियां भी पकड़ी गई हैं, उनका क्या रोल था और लोगों का फेक कॉल आती है कि इनाम लग गया या ऐसा हो गया, तो वो कैसे सावधान करें? देखिए, इनमें से एक जो महिला है ज्योति मलिक, वो तो जो कॉल सेंटर चलाते थे उनकी बहन ही है और बाकी जो दूसरी महिला है इसमें पिंकी रावत, ये कॉल सेंटर में ये कॉलर का काम करा करती थी। ये कॉल करके जो भी उनके जो जिसको ट्रैप करते थे उनसे बात करते थे।
पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य पॉलिसी कंपनियों से जानकारी हासिल कर लोगों से संपर्क साधते थे। पुलिस अब कंपनियों से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अगर स्कूल में अवैध शराब का कारोबार चले तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हां, फिरोजाबाद के एक स्कूल के बेसमेंट में शराब बांटने का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोचक बात यह है कि शराब का कारोबार करने वाले स्कूल के संचालक ही थे। शराब पंचायत चुनाव में बांटने के लिए रखी गई थी। यूपी के फिरोजाबाद में एक स्कूल के बेसमेंट में अवैध शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने गुरुवार को छापा मारकर कॉलेज संचालक और उसके पुत्र सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 2 आरोपी भाग निकले। कॉलेज में बने तहखानों में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि यह चुनाव प्रचार में बांटी जानी थी। मामला फिरोजाबाद के एका थाना क्षेत्र के गांव कल्याणगढ़ी का है। पुलिस ने मौके से कॉलेज संचालक रंजीत, उसके पुत्र दीपू और भूरे को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान प्रवीण और प्रमोद यादव भाग निकले। पूछताछ में आरोपियों ने कॉलेज के अंदर बने तहखानों की जानकारी दी, जिसमें अवैध शराब छिपाई जाती थी। एसपी देहात डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि थाना एका पुलिस द्वारा पकड़ा गया रंजीत कॉलेज संचालक है। कॉलेज परिसर में ही तहखाने बने हुए थे। इन तहखानों में शराब की पेटियां और शराब बनाने के उपकरण रखे जाते थे। थाना एका जनपद फिरोजाबाद का है, जहां पे हमारी पुलिस टीम को कामयाबी मिली है। इन्होंने रंजीत यादव, दीपू यादव और भूरे को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रंजीत यादव का एक विद्यालय है, SJS इंटर कॉलेज नगला देउआ के नाम से जाना जाता है। उस इंटर कॉलेज के अंदर तहखाने बने हैं, जिसमें से कई पेटियां अवैध शराब बरामद हुई हैं। साथ ही साथ इसके कुछ दूरी पर एक इसका ट्यूबवेल है, जिसके अंदर करीब 70 बोरी यूरिया खाद बरामद हुई है और 375 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बरामद हुआ है। तमाम ऐसे केमिकल्स बरामद हुए हैं जिनका प्रयोग रंग इत्यादि पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ये पूरी तरह से जहरीली शराब बनाने का एक बड़ा रैकेट फिरोजाबाद पुलिस ने उसका भांडाफोड़ किया है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, 2 भागने में सफल हुए हैं। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरे जहरीली शराब का परिवहन करने के लिए ये लोग 1 स्कॉर्पियो गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे। उनको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस प्रकार से सभी मुलजिमान ठोस सबूतों के साथ जेल भेजे जा रहे हैं। इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी और पूरे और भी बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा। आरोपी प्रमोद यादव थाना एका क्षेत्र के गांव नगला सागर का रहने वाला है। वह प्रधान पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। माना जा रहा है कि शराब का प्रयोग पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं को बांटने के लिए किया जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। इंदिरापुरम पुलिस ने एक स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार किया है। स्कॉर्पियो चालक ने एक बच्चे की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरापुरम पुलिस ने कार को सीज करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में बच्चे को बार बार यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भैया क्यों मार रहे हो। अरे मार क्यों रहे? अरे भाई। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो सवार द्वारा एक बच्चे को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार को ट्रेस कर लिया है और कार चालक को हिरासत में ले लिया है। इंदिरापुरम की सीओ अंशु जैन ने कहा कि कार को सीज कर कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एक फॉर्च्यूनर सवार द्वारा बच्चे के साथ में मारपीट किए जाने संबंधी एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए फॉर्च्यूनर कार को ट्रेस कर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार सवार बच्चे को लात मार रहा है। बच्चे की पीठ पर एक बैग भी लटका हुआ है। ऐसा लगता है कि यह बच्चा छात्र है। उसे यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि भाई मार क्यों रहे हो। इसके बाद भी स्कॉर्पियो चालक उसे लगातार लात मार रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। चरथावल थाना क्षेत्र के एक गांव पावटी में एसएसपी ने अपने ही अंदाज में चुनाव लड़ने वालों को अपराधियों का सपोर्ट नहीं लेने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को निष्पक्ष कराने के योगी सरकार के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी में एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव में गैंगस्टर का सपोर्ट लिया तो उसका इलाज बात दूंगा, जिंदगी भर चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेगा। किसी भी प्रत्याशी ने गैंगस्टर का सपोर्ट लिया तो वह चुनाव तो भूल जाओ, 7 पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे। अगर किसी के भी दिमाग में ये वहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए तमीज से लड़िए। मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कैसे लड़ा है चुनाव, मेरे टाइम पे ये नौटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए, फिर मैं बताऊंगा। मुजफ्फरनगर में डीएम सेल्वा जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने गांवों में जाकर प्रत्याशियों को अपराधियों का समर्थन नहीं लेने की सख्त हिदायत दे रहे हैं। लोगों से साफ कहा जा रहा है कि अगर किसी ने भी कुख्यात अपराधी का चुनाव में सहारा लिया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि चुनाव में यदि किसी प्रत्याशी ने शराब, पैसे और अन्य वस्तुओं का वितरण किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 7वां संदीप सूरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 11 अप्रैल से शुरू होगा। प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई। टूर्नामेंट में दिल्ली और मेरठ की टीमें भाग लेंगी। सभी मैच 40-40 ओवर के होंगे। विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। 7वां संदीप सूरी मेमोरियल वीवीआईपी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 11 अप्रैल से 9 मई तक किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में कई टीमें भाग लेंगी। नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सचिव राजेंद्र चौधरी ने बताया कि टूर्नामेंट लीग कम नॉकआउट बेसिस पर खेला जाएगा। इसके सभी मैच 40-40 ओवर के होंगे। विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी आकर्षित पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है कि हम जो बच्चे खेल रहे हैं और जो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, साथ साथ उनको खेलने का सामान भी अच्छा मिल जाए जिससे वो आगे उनके खेलने में उनको हेल्प करें। तो हमारा यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर टूर्नामेंट करा रहे हैं। इसमें हमने 12 टीमें ली हैं। ये 11 तारीख से शुरू हो रहा है। 40-40 ओवर के मैचेस होंगे और उसके बाद ये लीग बेसिस पे होगा। पहले 4 ग्रुप बनाए हैं 3-3 टीम होंगे। उसमें जो 2 बेस्ट टीम होंगी वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। उसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल होगा। फाइनल जो हम खिलाएंगे वो कलर्ड किट में और वाइट बॉल के साथ खिलवाएंगे। वो 20-40 ओवर के मैच होंगे और जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो उसमें बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के प्राइजेस भी इसमें दिए। टूर्नामेंट में वेस्ट दिल्ली, किशनगंज जिमखाना, एलबी शास्त्री, टेलीफंकन, आरआर जिमखाना, मद्रास क्लब, मेरठ क्रिकेट एसोसिएशन, मौलाना आजाद, दिल्ली वीवीआईपी इंस्टीट्यूट, हरि सिंह एकेडमी, टीएनएन और नोएडा वंडर्स की टीमें भाग लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।